आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 से पहुंचने से पहले आप लोग सब सोचो कि आपको राइट दे दी, आपके पास राइट है, लेकिन राइट को एक्सेस करने का रास्ता ना हो। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर ही ना हो, तो आप लैपटॉप को क्या एक्सेस कर पाओगे? सिंपल बात। आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या आप लैपटॉप को यूज कर पाओगे? द आंसर इज नो। आपके पास राइट है, लेकिन उस राइट को प्रोटेक्ट कैसे करना है? अगर वायलेशन हो जाता है तो हम किस रास्ते के थ्रू, किस चैनल के थ्रू जाएंगे? वो रास्ता कौन देता है? द आर्टिकल 32 इज द वे, जिस वे से आप चाहते हो। मान लो आपका आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया, आपके साथ किसी ने इनइक्वालिटी की है, लेकिन कौन सा तरीका जहां से आप जा सकते हो कोर्ट? तब आप फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट में रिट अंडर आर्टिकल 32। मैंने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में किस आर्टिकल से करते हैं? विच इज द 226। अब तुम मुझे एक चीज बताओ ध्यान से सोच के कि फंडामेंटल राइट हमारे पास किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 12 से लेके 35 तक है, एक्सेप्शन को इंक्लूड करो। लेकिन जो 226 है, क्या अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है? हाई कोर्ट जाने का क्या आपके पास एक फंडामेंटल राइट है? आप ये बता सकते हो क्या हाई कोर्ट जाने का आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, हाँ या ना? मान लो आपका आर्टिकल का वायलेशन हो गया, मतलब आपकी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो गया और आपको हाई कोर्ट ना जाने दिया जाए, तो क्या आप हाई कोर्ट इस बिहाफ पे कि मेरे को हाई कोर्ट में रिट नहीं डालने दे रहे, क्या ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है? बात ये कर रहा हूं। क्यों नहीं है? द बिकॉज ऑफ आर्टिकल देख लो पहले 226 में। इस आर्टिकल को देखो, आर्टिकल 32 बोलता है कि मैं खुद एक रिट हूं, मतलब मैं बाकी आर्टिकल्स की प्रोटेक्शन तो कर ही रहा हूं, साथ में क्या कर रहा हूं? अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है ये आर्टिकल। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जाना आपका खुद एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट जाना इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, यू हैव अ राइट ऑफ आर्टिकल 32, जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक आपके पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। चलो पहले बात करते हैं आर्टिकल 32 सिंपली क्या है। यस, कहाँ है 32? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात ये करता है। मतलब आर्टिकल 32 क्या बोलता है? रेमेडीज फॉर द इन्फॉर्मेंस ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। रेमेडी को इन्फोर्स कराने के लिए रेमेडी है, इस पार्ट में जो भी राइट है उसके लिए रेमेडी है। ये क्या कहता है? द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। गारंटीड। एक चीज मुझे बताओ, गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है गारंटी का मतलब? प्लीज बताइए, क्या होता है गारंटी का मतलब? मनी का गारंटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गारंटी? क्या होता है गारंटी? प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। अतुल, क्या होता है गारंटी का मतलब? हाँ जी, सत्येंद्र शर्मा वर्मा जी बताइए। हाँ हाँ, गारंटी हो गई। आप एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप वॉशिंग मशीन लेके आए हो, उसकी 2 साल की गारंटी है, ये सिर्फ गारंटी है। लेकिन गारंटी पूरी करेगा कौन? आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका वायलेशन हो जाएगा तो आर्टिकल 32 तो बोलता है कि गारंटी है आपके पास कि अगर आपकी कोई फंडामेंटल वायलेशन होगा तो आपके पास गारंटी, आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन गारंटी देगा कौन? गारंटर कौन बनेगा? मैं बोलना चाहता हूं गारंटर कौन बनेगा। मतलब ये कौन बोलेगा कि हाँ जी
आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, आपके पास राइट है, ये गारंटी है। लेकिन इस राइट के ऊपर गारंटी कौन देगा? द गारंटी इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 में यहां पढ़ो गारंटी वर्ड ऑफ, देखो, रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट, the right to move the Supreme Court by the appropriate proceeding for the enforcement of the right by this part is guaranteed. The Supreme Court shall have power to issue direction. Supreme Court के पास पावर है डायरेक्शन इशू करने की, और orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any right conferred by this part. अब ये क्या कहता है? द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या कह रहा है कि गारंटी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। कब कर सकते हो? लेकिन मान लो सुप्रीम कोर्ट है, आपको फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपके पास वॉर हो गई, आप कुछ लिख रहे हो वॉर में, पुलिस आपको पकड़ ले, अब आप चले गए कोर्ट, कोर्ट से बोला आपने कि देखो मैं फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोर्ट क्या बोलेगा? मैडम वॉर चल रही है, मैं गारंटर तो हूं लेकिन मैं दूसरे प्रोविजन भी तो देखूंगा ना। तो जैसे कि जब इमरजेंसी लगेगी तो आपका ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा, आपके पास ये राइट नहीं है, लेकिन 2 राइट बचते हैं, आर्टिकल 20 और 21, इनएलिजिबल, इसलिए इसको राइट बोला जाता है 20 और 21। तो समझ लो बात। तो आर्टिकल 32 एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आर्टिकल 32 एक अपने आप में सारे राइट को प्रोटेक्ट करता, साथ में खुद ये एक फंडामेंटल राइट है। 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना अपने आप में फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 एक 2 चीजें प्रोवाइड करता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इज अंडर द 226। दूसरी बात ये करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इवन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास भी पावर है टू इशू अ रिट, रिट इशू करना। अब रिट 5 टाइप की होती है, ठीक है, अभी रिट डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। रिट इशू कर सकती है, कोई ऑर्डर इशू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गारंटर तो है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर वो गारंटर होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वॉर हो गया तो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास राइट नहीं है मैम, तो हम कैसे इसको अलाउ कर, लेकिन 2 राइट में आपको करना ही पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 21 और 20। 2 राइट कभी भी आपके नहीं लिए जा सकते, कुछ एजेंसी आपसे 2 राइट नहीं लिए जा सकते, आर्टिकल 20 और 21। इतना क्लियर? The Constitution guarantee the remedy if citizen fundamental rights are violated. The government cannot infringe upon the curve anyone right. When these rights are violated, the aggrieved party can approach the court. इसको citizens के साथ anyone भी कर लो। There are the some few example which is under the article 14, जहाँ पर example given है, कोई मान लो कोई वुमन है जो चेन्नई, मतलब मान लो नेपाल से आई है, उसके साथ किसी ने रेप कर दिया, अब वो सिटीजन नहीं है इस इंडिया की, तो उसके लिए भी पूरा ट्रायल होना चाहिए, बाकी की तरफ बाकी लोगों को पकड़ना चाहिए। अब पुलिस वाले बोलेंगे कि आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आपकी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, तो वायलेशन हो गया आर्टिकल 14 का, तो वो बंदा भी जा सकता है। तो एनीवन के साथ लिखो सरकमदेयर, एनीवन के साथ लिखो यहाँ पर डिपेंड अपॉन सिचुएशन, ठीक है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, ठीक है, वही सिचुएशन आर्टिकल 14 हो गई। व्हाट इज रिट? रिट क्या होता है? चलिए आप समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एक राइट है जहां पर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप जा सकते हो। आर्टिकल 32 अपने आप में खुद एक फंडामेंटल राइट है जो गारंटी देता है। गारंटर कौन बनता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाना इज अ फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट जाना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन हाई कोर्ट है वह पावर, हाई कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, दोनों के पास पावर कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने के लिए हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी। जैसे कि मेरा अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मेरी मर्जी है मैं 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट चले जाऊं या 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं,
ठीक है, इतनी बात समझे तो आगे बात मैं करता हूँ। तो जब कोर्ट करेगा ना, मतलब कि किसी को बोलेगा, मान लो कि किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर देगा? तो रिट देगा, या तो रिट पढ़ते हैं तो रिट के फॉर्म में इन्फोर्स करा लेता है, और कोई अदर ऑर्डर भी हो सकता है। तो रिट हमें पढ़ना है, तो रिट पढ़ो पहले। रिटर्न आर दी रिट्स आर दी रिटर्न ऑर्डर, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक रिटर्न ऑर्डर दे देगा। रिटर्न ऑर्डर दे देगा कि आप ये काम, ये आप मत करो, ये करो, ये चीजें करो। तो रिट आर एक रिटर्न ऑर्डर होता है, ठीक है, और जो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट। रिट कहां से लिया गया? रिट ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ वेयर दे आर दी नोन एज पैरोगेटिव रिट्स। तो अगर ये आ जाए कि पैरोगेटिव रिट्स का रिलेशन कहां से, तो इंग्लिश लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है रिट पिटीशन, एडवोकेट्स के लैंग्वेज में, तुम्हारी लैंग्वेज को बोला जाता है रिट पिटीशन। आपने रिट पिटीशन फाइल किया है किसी भी कोर्ट में। तो टाइप्स ऑफ रिट, रिट के कितने टाइप्स है? 5। सबसे पहले बात, हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस, कुछ भी बोलना चाहो। क्यो वारंटो, सर्श्योरी, प्रोहिबिशन, और क्या रह गया? एक रह गई, मैंडमस, ठीक है। तो ये सारे लैटिन वर्ड है, इसलिए इनके ये, और रिट से एक क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से सुनना। अब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं, क्या ये 4 रिट्स है, तो क्या पार्लियामेंट चाहे तो इसमें से 2 रिट हटा दे, ये हटा दे, ये हटा, कर सकता है? बताओ। नो भैया, नहीं भैया। नो, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, ठीक। टेक्निकल है, इसको नहीं समझो, लेकिन नहीं हटा सकता। दूसरी बात, अगर पार्लियामेंट चाहे कि उन्हें लगता है कि 2-4 रिट और बना दो नए नेम की, बना लो यमडमस करके, कुछ ऐसे एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो बना आगे बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता। तो 5 टाइप की रिट है, 5 टाइप की रिट को धीरे धीरे समझते हैं। रिट्स किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, कौन सी रिट, वो आपको जरूर याद रखना है। कि मान लो हीबस कॉर्पस है, आप किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो, किसके अगेंस्ट ऑर्डर दे सकते हो, क्या पावर डिस्क्राइब करता है। तो हीबस कॉर्पस का मतलब होता है, सिर्फ इतना पढ़ा दिया गया था जब मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया था। तो मेरे जितने भी सीनियर थे, मतलब मैंने एक दो सीनियर, उन्होंने बोला सिर्फ ये पढ़ना है कि रिट का मतलब, नाम क्या, मतलब इस जैसे कि इंग्लिश, इसको लैटिन में तो हीबस कॉर्पस बोल रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो सिर्फ इतना पढ़ा दिया गया, टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी, सिर्फ इतना पढ़ाने के लिए मुझे बोला गया था, इतना पढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे अब, क्योंकि ज्यादा ही पूछता है। 2018-2019 वाली चीज खत्म। तो हीबस कॉर्पस का मतलब है, अब तुम लोगों ने अगर दृश्यम मूवी देखी है तो याद कर लो, जय भीम मूवी देखी है तो याद कर लो। किस किसने जय भीम मूवी देखी है, जरा रेज योर हैंड्स। और दृश्यम देखिए, दोनों में से एक मूवी देखी है तो जल्दी बता दो, ज्यादा क्लियर होगा। मेरे यहाँ तो व्हाइट स्क्रीन शो हो रही है। हाँ ठीक है, तो 6 लोगों ने देखी है, सत्येंद्र ने देखी है, ध्यान से सुनो। टू हैव अ बॉडी, इसके 3-4 मतलब है, तो एक रेक्टिफिकेशन मत मारना। हीबस कॉर्पस का मतलब समझ जाओ, सारी चीजें समझ जाओ। टू हैव अ बॉडी, हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी, produce a body in the front of court, in the front of court। जय भीम मूवी देखिए तो मैं बता देता हूँ, जय भीम में क्या होता है कि 2 लोगों को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। इलीगली मतलब मैजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं जा रहे, इलीगल डिटेंशन हो गया। एग्जाम्पल सुनो, तो दृश्यम मूवी का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक ये पर्सन है, मान लो ये पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला है, इसको पी लिख देते हैं, पुलिस, और ये ए पर्सन। पुलिस ने इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया, इस पर्सन को अरेस्ट किया है। तो तुम्हें मैंने बताया था कि तुम्हें आर्टिकल 22 में अगर अरेस्ट करेंगे तो तुम्हें मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा।
अब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और 10 दिन अपने पास रख लिया, अपनी कस्टडी में इसको रोज मार रहा है। अब इसके घर वाले परेशान है कि हमारे बच्चे को छोड़ ही नहीं रहा। अब फंडामेंटल राइट कौन सा वायलेट हो गया, पहले मुझे ये बताओ, इसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है स्टे नाइस में? किसी पर्सन को आपने जेल में डाल दिया, कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है? क्योंकि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ नहीं है, प्रोसीजर ये बोलता है 24 घंटे के बाद आपको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा इसे। तो कौन सा आर्टिकल का वायलेशन है इसमें? जल्दी बताओ क्रिस्टेना। किसी की आपने लाइफ ले ली, किसी की पर्सनल लिबर्टी ले ली, कौन से आर्टिकल का वायलेशन है? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। और 21 एंड 22 देखो दोनों आ गए, क्योंकि इलीगल डिटेंशन है और किसी की पर्सनल लिबर्टी, तो दो इसमें आर्टिकल वायलेट हो गई। अब ये पर्सन तो जेल में ए, अब पुलिस वाले के पास जाते हैं, इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो कहते हैं, मना कर देता है। अब घर वाले परेशान है कि पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमें मारता है, धमकी देता है। आप जाते हो किसी एडवोकेट पे, एडवोकेट को बोलते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे इलीगली डिटेन किया है, पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे, आपका लॉयर था समझदार। अब आप रिट के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जाओगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो 32। तो मान लो आप दिल्ली में जाते हो तो आपके पास पहला ऑप्शन है, दिल्ली हाई कोर्ट गए और आपने रिट फाइल करी 226 में। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस हाई कोर्ट के पास रिट पावर किस आर्टिकल में, तो 226 के अकॉर्डिंग आपने रिट फाइल की, कौन सी? हीबेस कॉर्पस आपने फाइल की और आपने बोला कि माय लॉर्ड ऐसे ऐसे ये पर्सन है 10 दिन से जेल में बंद है, द कोर्ट विल ऑर्डर, आपने हीबेस कॉर्पस फाइल की, द कोर्ट विल ऑर्डर कि अब पुलिस वालों को ऑर्डर देगा, तुम्हें पता है कोर्ट के पास आ गए, तुम बोलोगे इस थाने में है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो पर्सन है हमारे सामने पेश करो। तो क्या प्रोड्यूस किया आपने कोर्ट के सामने, तो दैट्स व्हाई द हीबेस कॉर्पस, द प्रोड्यूस अ बॉडी, हैव अ बॉडी बिफोर द कोर्ट, इसलिए यूज किया जाता है इसको, हीबेस कॉर्पस को। अब हीबेस कॉर्पस ये तो किसी पुलिस की अथॉरिटी ने डिटेन किया था, लेकिन मान लो एनी हाउ, मान लो निकिता है, अब निकिता को मैं बोलूं निकिता तुझे मुझे देने 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए नहीं देगी, कहती नहीं दूंगी। मैंने निकिता को पकड़ा और अपने घर में बंद कर लिया 20 दिन से। अब निकिता के घर वाले इसको ढूंढ रहे, परेशान है, पुलिस के पास रिपोर्ट कराने गए, पुलिस वाले मेरे साथ मिले नहीं, मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे। तो क्या मैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हीबेस कॉर्पस को इशू कर सकता हूं या नहीं? द आंसर आप बताएं, बताइए। Yes, habeas corpus can issue against the individual and the state. State में कौन आ गए? पुलिस आ गई, डिपार्टमेंट आ गए, और इंडिविजुअल मैं पर्सन आ गए। Habeas corpus is a writ that is enforced to protect the fundamental right to liberty of individual against unlawful detention. अब unlawful detention में की पर्सनल कर रहा है कोई, this writ commands public official to deliver a detained person। देखो पब्लिशर ऑफिशियल लिखा है ना, इसमें आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी यहाँ कर सकते हो। जो मैं चीजें लिख रहा हूँ इसको ध्यान से समझ के अपने अकॉर्डिंग बात जो एडिट कर रहा हूँ मैं, टू डिलीवर अ डिटेन पर्सन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट एंड प्रोवाइड वैलिड रीजन फॉर द डिटेंशन। अब पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया और 20 दिन से रखा हुआ है, तो कोर्ट पूछेगा नहीं कि तुमने चलो अरेस्ट किया, तुम विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुमने मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया, वो बोलेगा नहीं, तो वैलिड रीजन है नहीं, तो कोर्ट पूछे। हाउएवर ये रिट कहां पर इशू नहीं की जा सकती। हाउएवर दिस रिट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ और लेजिस्लेचर ऑफ कोर्ट। ये सिर्फ इतना याद करें, दो चीजें कि कहां नहीं हो सकती, कहां नहीं हो सकती। मान लो इलीगल डिटेंशन था वहां, तो अब एग्जाम्पल सुनना, इसको ध्यान से सुनना। ये पुलिस वाले भैया, जल्दी बोल रहा हूँ, ए पर्सन पुलिस वाले को लगता है, पुलिस वाले को के पास एक कंप्लेंट आई, मेरी बात ध्यान से सुनने के, पुलिस वाले के पास एक कंप्लेंट आई, बी पर्सन ने बोला कि देखो जी ए पर्सन जो रहता है उसने मर्डर किया, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, पुलिस वाले ने, बी पर्सन ने पुलिस वाले को, अब पुलिस वाले को लगता है कि भाग जाएगा मर्डर करके,
पुलिस वाले ने एक को अरेस्ट कर लिया, तरीके से अरेस्ट किया, एक को अरेस्ट किया तो उसको ग्राउंड पता है कि देखो आपको आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, इसलिए मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। 2 विटनेस बुलाए, पड़ोसी, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करा, इसके लॉयर से मिलने दिया, मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया, 24 घंटे में ट्रायल चार्जेस फ्रेम हो गए। अब इसके घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं ये डिटेंशन तो इलीगल है, इसके घर वाले चले गए कोर्ट। तो अब ये वैलिड इलीगल डिटेंशन नहीं है, तो क्या कोर्ट इसके अगेंस्ट रिट इशू कर सकता है? तब कोर्ट नहीं कर सकता। तो इलीगल डिटेंशन में ही कोर्ट के पास पावर है टू इशू अ रिट। डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। मान लो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, मान लो कि किसी पर्सन ने पनिशमेंट, किसी ने कोई भी थेफ्ट किया, चोरी की, कोर्ट ने बोला आपको 2 साल की सजा, और कोर्ट ने उसको डिटेन कर लिया, 2 साल के लिए जेल में भेज दिया, तो कोर्ट के अगेंस्ट, उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के अगेंस्ट भी नहीं होगा। और वेयर इज अ प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट और लेजिस्लेशन, तब भी आपके अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये पढ़ लो सिर्फ इतना, इससे ज्यादा मत पढ़ना कि क्या क्या है। बहुत फैक्चुअल बेसिस पे तुमसे केस नहीं पूछेगा, सिंपल पूछ सकते हैं कहाँ होता है ये याद कर लो, और कहाँ हो सकता है ये आप याद कर लो। फिर